पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने अफ़गानिस्तान की समस्या पे बात की थी और उस समय जब 16 अगस्त को मैंने वीडियो पहला दिया था और कहा था कि अभी तो लोगों को लग रहा है कि पाकिस्तान इसमें विजयी राष्ट्र के रूप में उभर कर आ रहा है, पर हमने कहा था आने वाले वक्त में पता चलेगा कि विजयी राष्ट्र या अमेरिका है या इसमें चाइना है। दरअसल ये अमेरिका और चाइना के बीच का ग्रेट गेम है जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान सभी पिसने वाले हैं। तो अब जो घटनाएं घट रही हैं, जिस तरह से अमेरिका ने, आपने देखा होगा कि अमेरिका ने अब ड्रोन अटैक शुरू कर दिए हैं। अब वो तालिबान को अपने कंट्रोल में कैसे लेगा, ये आने वाली रणनीतियों का परिणाम है। यद्यप हमने कहा था जनमत कहीं ना कहीं अमेरिका के क्या है, अगेंस्ट। पर इन चर्चाओं में बहुत से लोगों ने मुझसे फेसबुक के थ्रू, मेरे पेज के थ्रू कई लोगों ने सवाल पूछे कि सर आपने भारत वाले पक्ष पर बात नहीं की थी। देखिए, हमारा पर्पज़ ये था कि पहले आप हर चीज़ पे विचार करें, सोचें, किसी के विचारों को एज इट इज़ फॉलो करने की कोशिश ना करें। तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि भारत के पक्ष पे भी बात होनी चाहिए तो मैं ज़रूर करूँगा, पर आज हम एक नया प्रयोग आपके साथ करेंगे, अपने सभी दर्शकों के साथ। मैं आपको एक सिचुएशन दूंगा कि भारत के सामने पोटेंशियल थ्रेट क्या है। मतलब आज अगर हम भारत के पॉलिसी मेकर हैं, सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, हम डोभाल हैं या पूरा एक इंस्टीट्यूशन है, आज हमारे सामने खड़े होकर अगर हम भविष्य को देखें, अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल का टेन्योर देखें, तो तालिबान को अगर हम एक्सेप्ट कर लें कि तालिबान अब अफ़गानिस्तान में एक सत्ता के रूप में आ चुका है, तो भारत के सामने कौन सी संभावित चुनौतियां हों। क्योंकि नीति निर्धारकों का यही काम है कि वो आने वाली संभावित चुनौतियों को समझें और उन चुनौतियों के लिए अभी से रणनीति बनाना क्या करें, शुरू करें। तो मुझे लगता है हमारे दर्शक भी बहुत समझदार हैं, रैशनल हैं, तार्किक लोग हैं। हम आपको एक सिचुएशन देते हैं कि भारत के सामने पोटेंशियल थ्रेट क्या है, और उन पोटेंशियल थ्रेट में आप अगर वहाँ रणनीतिकार होते तो इन पोटेंशियल थ्रेट से या उन भविष्य के आने वाली चुनौतियों से, बाधाओं से निपटने के लिए आप क्या करते। तो ये 3 मुख्य थ्योरीज हैं इसके आगे कि भारत को किन संभावित चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो एक एक करके मैं उन चुनौतियों की बात आपसे करूंगा। तो पहले तो कंडीशन नंबर 1 लेते हैं, मतलब पहली सिचुएशन मानते हैं कि जो संभावित खतरे हैं वो क्या है। पहली कंडीशन ये लेते हैं कि पाकिस्तान ने ही अफ़गानिस्तान तालिबानियों को बनाया है, उन्होंने ही उन्हें क्रिएट किया है, वो उनका एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट यही है कि लॉन्ग टर्म में भारत से कश्मीर कैसे लिया जाए। और कई पाकिस्तान के नेताओं ने बार बार बयान दिया है कि अब तालिबानी उनके लिए कश्मीर जीत कर उन्हें क्या करेंगे, दिखाएंगे। कई लोग तो इतने ज़्यादा आक्रामक हो गए हैं कि वो दिल्ली जीतने तक की बात कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम ये कहते हैं कि जो काम 1948 में, 1965 में और 1999 में पाकिस्तान ने किया, वही काम अब आने वाले 2022-23 में फिर से दोहराया जा सकता है। तो किया क्या था, इन तीनों में कॉमन चीज़ क्या थी? कॉमन चीज़ ये थी कि यहाँ से अफ़गानिस्तान के, यहाँ से पाकिस्तान एक ट्रांजिट रूट देता था, जाने का रास्ता, और घुसपैठ कराई जाती थी कश्मीर में। उसके लिए जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, यहाँ बनाए जाएंगे बेस कैंप। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, पीओके का एरिया है, वहाँ बेस कैंप बनाए जाएंगे। तो एक बार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बेस कैंप बन जाएगा तो वहाँ से किसी न किसी तरीके से उन्हें अंदर जाया जाएगा, जैसे एलओसी पर बमबारी की जाए, कोई भी कार्य किया जाए जिससे कि अफ़गानी वहाँ पर घुसे। और वो यहाँ जाकर, ऐसा पहले से एजम्पशन है कि कश्मीरी पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, भारत में मिलना नहीं चाहते। तो वो कश्मीरियों को प्रोत्साहित करें, वो उन्हें सेना से लड़ने के लिए क्या करें, तैयार करें, और उनको जिहाद के लिए जब तैयार करें तो यहाँ से क्या हो जाए, एक रेजिस्टेंस शुरू हो जाए। और जब वो रेजिस्टेंस शुरू हो, तो रेजिस्टेंस शुरू होने के बाद इसे फिर चाइना और पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडा वॉर शुरू करें। प्रोपेगेंडा वॉर ये दिखाया जाए
कि भारत कश्मीर में, भारतीय सेना कश्मीर में मानवाधिकारों का हनन कर रही है और इस हनन पर तालिबान और दुनिया के जितने आतंकवादी हैं, जो जिहादी हैं, वो फिर बयान देंगे कि हम कश्मीर में मुस्लिम भाइयों का साथ देने के लिए अब पूरी तरह से क्या हैं, तैयार हैं। इससे कश्मीर में मनोबल फिर से बढ़ेगा और तब इनका जो इन्फिल्ट्रेशन है वो बढ़ेगा। कश्मीरी उनके साथ मिल जाएंगे, ये जिहाद करेंगे और जब जिहाद करेंगे तो कोशिश करके ये जो NH2 है, जो कारगिल वार के समय भी हुआ था, कश्मीर से शेष भारत को जोड़ने का एक ही रास्ता है। अगर वो रास्ता काट दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो शेष भारत का कश्मीर से संबंध क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो किसी तरह अगर हम कारगिल की पहाड़ियों के ऊपर आ जाएं, नीचे हम वो रास्ता काट दें और जिहाद के नाम पर पूरी पाकिस्तान आर्मी पीछे से सपोर्ट करे, आगे तालिबानी लड़ें, कश्मीरी लड़ें, तो कश्मीर भारत के हाथों से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और जब भारत रिटेलिएट करने की बात करे तो फिर भारत को धमकी दी जाएगी कि हम अब न्यूक्लियर वॉर शुरू कर देंगे, अफगानियों के हाथ में न्यूक्लियर वॉर हेड आ जाए और अब अफगानी भी कहें कि अगर भारत ने कुछ भी किया तो वो पूरे भारत पर हमला कर देंगे, उसका परिणाम चाहे जो भी हो। ऐसे में चीन जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या करे, प्रस्ताव लाए, शांति का स्टेटस को आए और भारत को मजबूर होकर कश्मीर उन्हें छोड़ना पड़ जाए। कंडीशन नंबर क्या है, 1 है। सोचना है कि अगर ये कंडीशन आएगी तो आप होते तो क्या करते। यद्यपि मैं, जैसा पहले पाकिस्तान ने बार बार इसमें मुंह की खाई है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। सहमत 2 आधारों पे नहीं। पहली बात, जैसे ही इस तरह की घटनाएं होंगी, भारत ने एक तो पहला काम करेगा सर्जिकल स्ट्राइक। वो उन बेस कैंप पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहते हैं इसको पॉलिटिकल साइंस के लैंग्वेज में, कि वो पहले ही हमला कर देगा और जब हमला करेगा तो युद्ध की नौबत आ जाएगी और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस कंडीशन में है ही नहीं कि वो युद्ध को झेल सके। और इन्हीं परिस्थितियों में अगर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देशों ने FATF के तहत, IMF के प्रावधानों के तहत प्रतिबंध लगा दिया, वर्ल्ड बैंक ने उन्हें अनुदान रोक दिया, तो चाइना का अभी ऐसा मॉडल नहीं है कि वो अनुदान करे। वो निवेश तो करता है, वो लोन तो देता है, अनुदान अभी भी पश्चिमी देश देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये संभव नहीं है। पाकिस्तान आज की कंडीशन में कोई वॉर झेलने की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं है। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें पाकिस्तान को युद्ध में उतरना पड़े, मुझे लगता है ये थोड़ा सा हम ज़्यादा एग्जरेट कर रहे हैं तालिबान को लेकर, ऐसा संभव नहीं। और दूसरा मुद्दा तालिबान को लेकर है। मैं आपको बताऊंगा कि तालिबान इसके लिए तैयार नहीं होगा। तालिबान का भी फोकस है, वो अब डिप्लोमेसी पिछले 20 सालों में जान गए हैं। उन्हें अभी अफगानिस्तान की लड़ाई जीतनी है। उन्हें ISIS खुरासान ने चुनौती दे दी है। उन्हें पंजशीर घाटी से चुनौती मिल रही है। उन्हें अभी यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में मान्यता लेनी है। उन्हें उस कमेटी के अंदर अपनी मान्यता को यूनाइटेड नेशन में दिलानी है, जिसका अध्यक्ष अभी कौन है, भारत है। तो वो भारत से खुद बातचीत करना चाहते हैं। जितनी चुनौती भारत की अफगानियों से है, उससे ज़्यादा चुनौती अफगानियों की पाकिस्तान को लेकर है। हमने पिछले वीडियो में भी कहा था, अभी फिर बताएंगे कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती है। और बार बार जो अफगान के नए विदेश मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि कश्मीर मुद्दा भारत पाकिस्तान का मुद्दा है, हमारा लेना देना नहीं है। पर आप कह सकते हैं कि हम तालिबानियों पर कैसे भरोसा करें। आप कह सकते हैं कि अफ़गानी तालिबान को पाकिस्तान ISI और आर्मी ने ट्रेंड किया है। आप कह सकते हैं कि लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के लड़ाके भी अफ़गान में लड़ाई लड़ रहे हैं और उस लड़ाई का मुख्य उद्देश्य ही था कि एक बार अफ़गानिस्तान जीत लेंगे तो फिर कश्मीर को दोबारा जीतने की हम कोशिश करेंगे। मैं आपके इस एजम्पशन को एक बार स्वीकार करता हूं, पर आपसे चाहता हूं बताएं कि ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो अब आते हैं कंडीशन नंबर 2 पे, यानी भारत के लिए संभावित खतरा 2 है। देखिए, आप अच्छे रणनीतिकार कब होंगे, जब भविष्य की सभी साझी चुनौतियों को पहले ही जान लें और उन्हें दूर करने की क्या करें, उनके लिए एक बेहतर रणनीति बनाने की क्या करें, कोशिश करें। तो चाणक्य भी कहा करता था कि अपने दुश्मन को जानना जरूरी है, अपनी दुश्मन की सोच को जानना जरूरी है।
और जब तक उस सोच को नहीं समझेंगे हम बेहतर रणनीति नहीं बना पाएंगे। तो कंडीशन नंबर 2 लेते हैं। हम मान लेते हैं कि पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि भारत के साथ प्रत्यक्ष युद्ध में जाए, और कंडीशन नंबर 1 में अगर तालिबानी डायरेक्ट घुसने की कोशिश करेंगे तो युद्ध की संभावना भारत के साथ हो सकती है। तो पाकिस्तान क्या कर सकता है? आपको पता है कि कश्मीर के बॉर्डर पर 10 लाख से ज़्यादा भारत की सेना नियुक्त है, और वहाँ पर एक सैटेलाइट सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है, हर मूवमेंट को रीड किया जा रहा है। वहाँ पर सेना की इतनी मौजूदगी में किसी भी अफगानी, तालिबानी या किसी का घुस पाना बहुत मुश्किल है, और हमने कहा लड़ाई का खतरा भी है। तो एक काम मैं और कर सकता हूँ, आईएसआई क्या करे, 2 हमारे सामने बड़े वोलेटाइल रास्ते हैं। एक रास्ता है नेपाल का जो यूपी के बॉर्डर पर है, और एक रास्ता है बांग्लादेश का, और ये असम और वेस्ट बंगाल दोनों जगह खुलता है। आसाम में और वेस्ट बंगाल में क्या होता है, खुलता है। नेपाल का रास्ता कमोबेश खुला हुआ रास्ता है, और आईएसआई ने, अगर आपने 2018 में अमेरिकन खुफिया रिपोर्ट पढ़ी हो तो कहा जाता है कि यूपी के बॉर्डर में जितने ज़िले हैं, आप ऊपर से शुरू करें पीलीभीत से, तो पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर, इन कुशीनगर तक, यहाँ एक मुस्लिम आबादी में उन्होंने मदरसों की एक लाइन खड़ी कर दी है, और उन्होंने एक जाल बिछा दिया है, एक आर्क बना दिया है, और ये आर्क कहीं ना कहीं यहाँ पर एक आईएसआई का बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। तो कुछ अफगानी लीडर यहाँ से लाए जाएं यहाँ और बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के माध्यम से असम और वेस्ट बंगाल में जाएं। वो यहाँ पर आकर अपने डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट द्वारा अपनी बहादुरी की बातें बताएं। वो बताएं कि कैसे गजनी ने, अब्दाली ने भारत को बार बार जीता। वो बख्तियार खलजी की कहानियाँ सुनाएं कि कैसे वो वहाँ से आया और बंगाल तक उसने विजय प्राप्त कर ली। और यहाँ पर वो क्या करें, इंडियन मुजाहिदीन जैसे मॉडल्स को, फिर से मॉड्यूल को क्रिएट करें, यानी भारतीयों का तालिबानीकरण करें, भारतीयों को अंदर से तालिबान बनाए। लक्ष्य तो कश्मीर हो, पर पहले भारत को अंदर से कमजोर किया जाए। उधर चीन क्या करे, पाकिस्तान के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा वॉर भी करे। चीन पाकिस्तान के साथ केवल एलओसी और एलएसी की हीट को बनाए रखे, यानी यहां पर हमेशा एक तनाव की स्थिति बनाए रहे कि भारतीय सेना वहां पर क्या करे, लगी रहे। और इधर वो क्या करें कि अंदर का अपना मॉड्यूल ऐसा क्रिएट करें। और चूंकि भारत के कई राज्यों में ऐसी उग्रपंथी राष्ट्रवादी सरकारें हैं जो अल्पसंख्यकों के मन में भय भी उत्पन्न कर सकती हैं, या उन्हें कराया जा सकता है, या सोशल मीडिया का उपयोग करके एक बड़ा फेक वॉर क्रिएट किया जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में संभावना है कि भारत का तालिबानीकरण हो जाएगा, और भारत का तालिबानीकरण का मतलब है बांग्लादेश का भी तालिबानीकरण होगा, पाकिस्तान का भी तालिबानीकरण होगा। और ये जो तालिबानीकरण होगा, ये एक नई चुनौती को, जिसको गजवाए हिंद वो कहते हैं, कि संपूर्ण भारत हमारा है, हम मुगलों के वंशज हैं, हम बाबर और उनके वंशज हैं जिन्होंने कई 100 साल शासन किया है, अंग्रेजों ने हमसे लिया था। तो आज मौका है 70-75 सालों बाद, अंग्रेजों के जाने के बाद, कि इन काफिरों से हम वापस लें। और इस लड़ाई में तालिबानीकरण का जो फायदा उठाएगा वो आईएसआईएस जैसी चीजें उठाएंगी, जिनका उद्देश्य सिर्फ अफगानिस्तान या पाकिस्तान में इस्लामिक शरिया लागू करना नहीं है, वो पूरे विश्व में खिलाफत की सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे? भारत के संभावित तालिबानीकरण को कैसे रोका जाए, किस तरह से रोका जाए, ये तालिबानीकरण कैसे पूरे दक्षिण एशिया को लपेटे में लेगा, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम इस अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से इंडोनेशिया का एक जो मैप है, यहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा इस्लामिक आबादी रहती है। और इस आबादी में अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो व्यवस्था से नाराज़ हैं, पथभ्रमित हैं, या उनके मन में इस्लामी उम्मत का सिद्धांत है जिसको इस्लामिक स्टेट वाले जिसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और जिस तरह से केरल के कुछ बच्चे और जगहों के, यूपी के भी कुछ बच्चे, पाया जा रहा है कि अफगानिस्तान, सूडान में लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जिहाद का नया केंद्र होगा। और ये जो केंद्र होगा, भारत को इससे किसी न किसी तरीके से क्या होगा, निपटना। इस दूसरी चुनौती से कैसे निपटेंगे, ये भी आपको विचार में क्या करना है, करना।
और तीसरी कंडीशन है जो आपके लिए लगेगा नया है, पर ये आने वाले समय में आप मुझे फिर याद करेंगे, जैसा मैंने उस दिन पहले दिन कहा था कि आप भविष्य की राजनीति के चेहरे को समझिए। जैसा हमने अमेरिका के मामले में कहा था, हमने कहा था भारत अभी कुछ खो नहीं रहा है, ऐसा आपको लग रहा है। तो एक तीसरी कंडीशन बड़ी भयावह है, पाकिस्तान एक राष्ट्र के रूप में टूट जाए। और वो कैसे टूट सकता है? ये जो तालिबान के लोग हैं ये बेसिकली लड़ाके हैं, और अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था बड़ी भयावह दौर में जा रही। अभी तक तो अमेरिका ने संभाल के रखा था, पर तालिबान की अर्थव्यवस्था भयावह दौर में जब जाएगी तो लोगों का तालिबान की सरकार पे ट्रस्ट कम होगा। अभी ट्रस्ट है, अभी तक ट्रस्ट क्या होगा? ट्रस्ट क्यों कम हो अभी है? क्योंकि तालिबान उनको ये उम्मीद जगा रहा है कि वो शांत लाएंगे, गृह युद्ध को समाप्त करेंगे, विदेशियों को उन्होंने भगा दिया है। पर आपको पता है कि वहाँ मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जरूरी सामान वहाँ है नहीं, उनके पास, तालिबानियों के पास गवर्नेंस का कोई मॉडल है नहीं। और जब ऐसा नहीं होगा तो होता क्या है कि एक शासक जब देखता है कि अंदरूनी समस्याएं ज़्यादा हो रही हों तो वो जनता का ध्यान हटाने के लिए किसी नए शत्रु का निर्माण कर लेता है। ये जो डूरंड लाइन है, आपको पता है कि कभी भी तालिबानियों ने इसे मान्यता नहीं दी है। 1893 में सर जॉन डूरंड ने जब अफगानिस्तान और भारत की, ब्रिटिश भारत की ये लाइन खींची थी तो अफगानियों ने तब भी नहीं माना था। उन्होंने कहा था ये थोपी गई लाइन है। इस दोनों साइड तालिबानी रहते हैं, पश्तो लोग रहते हैं जो तालिबान के लोग हैं। तालिबान पश्तो भाषा से ही निकल कर ये क्या हुआ शब्द निकला है, जिसका मतलब है इस्लामिक स्टूडेंट। अब आप बताइए, इन्हें लगे कि अंदरूनी समस्याएं बढ़ रही हैं, भारत पर हमला करना भी संभव है भी नहीं, पाकिस्तान अभी उनके लिए सॉफ्ट निशाना हो सकता है। अभी उन्होंने एक तहरीके तालिबान, टीटीपी कहते हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इनको ये कह दें कि अभी अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता आई है, अब पाकिस्तान में भी तालिबानी सत्ता आई, और इसका उन्होंने संकेत भी दे दिया है। अभी तो माना जा रहा है, संकेत इसलिए दिया है कि पाकिस्तान के नब्ज दबाए रहें। आपको पता है कि अफगान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान में क्या अंतर है? अगर हम ऐसे देखें तो ये अफगान के तालिबान हैं, ये पाकिस्तान के तालिबान हैं। इनमें एकता है वैचारिक, दोनों देवबंदी विचारधारा के मानने वाले हैं, दोनों इस्लामिक रेडिकल हैं, दोनों चाहते हैं कि उनकी भूमि पर अब जो सत्ता स्थापित हो वो इस्लामिक शरिया पर हो। दोनों पश्तो लोग हैं, पश्तो लैंग्वेज के, अफगानी पठान लोग, ये तो साम्यता हो गई। पर अफगानिस्तान तालिबान का उद्देश्य था अफगानिस्तान में शरिया स्थापित करना, और पाकिस्तान तालिबान जिसका नेतृत्व टीटीपी कर रहा है, ये कहता है पाकिस्तान में भी तालिबानी सत्ता स्थापित होनी चाहिए, और जो पाकिस्तान की आर्मी है या जो लोकतंत्र है वो दिखावा है, वो वास्तविक इस्लाम से हटा हुआ है, तो हमें वहाँ भी स्थापित करना है। अब प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान की सेना अफगानी तालिबानों की मदद करती है, लेकिन टीटीपी से तो उनके वास्तविक क्या हैं? मतभेद है। कल को वो यहाँ और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएं, फ़कीर मोहम्मद खान जो टीटीपी के नेता थे उनको जेल से छोड़ भी दिया है, एग्रेसिव हो जाएं, और कुछ दिनों बाद अफ़गानिस्तान कहे कि कम से कम डूरंड लाइन को क्रॉस करके पाकिस्तान का जो वो इलाका है जिसे आप खैबर पख्तूनवा प्रांत कहते हैं, फाटा का इलाका है, वजीरिस्तान का इलाका है, वो इलाके जो अभी पाकिस्तान के कंट्रोल में हैं, उन्हें कहे कि वो हम अपने में मिलाएंगे, यानी एक ग्रेटर तालिबानी एरिया का निर्माण करेंगे। ग्रेटर मतलब विस्तारित तालिबानी एरिया, और वो बलूचों को भी प्रोत्साहित करें कि वो भी पाकिस्तान से अलग हो जाए। तो पाकिस्तान में तो 4 ही प्रांत हैं, पहला है पंजाब, दूसरा है सिंध, तीसरा है खैबर पख्तूनवा, और एक प्रांत चौथा है सिंध का। अब आप बताइए कि ऐसी जगहों पर जहां पर इस तरह की घटनाएं होंगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही कमज़ोर है, पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र की संस्थाएं बहुत ही कमज़ोर हैं, ऐसे में कहीं पाकिस्तान पंजाब नामक प्रांत तक सीमित ना हो जाए, क्योंकि सिंध, बलूच और खैबर पख्तूनवा तीनों अलग होने की बात करेंगे, और उसमें बलूच और खैबर पख्तूनवा प्रांत कहीं ना कहीं अफगानियों से जुड़ा हुआ है, तो इस इलाके में ग्रेटर तालिबान की स्थिति क्रिएट होगी।
और जब ये ग्रेटर तालिबान होंगे तो ये मजबूत होंगे, ये चीन को भी प्रभावित करेंगे, ये ऊपर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, वहाँ एक इस्लामिक रूल स्थापित करने के प्रयास करेंगे। क्योंकि जब अगर ये नहीं करेंगे तो अंदर की समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, बेरोजगारी, गरीबी और भी बढ़ेगी। ये लोगों को बता पाएंगे कि दुनिया में इस्लाम की सत्ता या खिलाफत या दुनिया में जो भी इस्लाम का अतीत का गौरव है वो उनके द्वारा स्थापित होगा। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान वर्ल्ड में एपी सेंटर बनेगा टेररिज्म का, दुनिया भर में एक्सपोर्ट होगा और उसका पहला शिकार भारत होगा। तो फिर ये तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि अगर आप होते तो यहाँ क्या करते। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, आप मैसेज करिए और बताइए कि अगर आपके सामने ये सिचुएशन होगी तो आप क्या करते। और फिर कभी किसी वीडियो में हम लोग इन बातों पर डिटेल से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।